हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन एरे। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n। आपको एक एरे दी हुई है n लेंथ की, वेयर ऑल द इंटीजर ऑफ नम्स आर इन द रेंज 1 to n। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसके जितने भी इंटीजर्स होंगे वो 1 to n की रेंज बनाएंगे। मान लीजिए n क्या था, एरे का साइज था n क्या है, एरे का साइज है। अगर n इज द साइज ऑफ एरे तो जो एलिमेंट होंगे, मतलब जो वैल्यूज होंगी एरे की, वैल्यूज ऑफ एरे वो क्या करेंगी, लाई करेंगी 1 to n, 1 से लेके n के बीच में। और अगर मैं बात करूं n साइज की एरे तो उसकी इंडेक्सेस कहां से कहां तक लाई करेंगे, इंडेक्स कहां से कहां तक वेरी करेंगे, 0 से n-1। ओके, तो आगे क्या है, एंड ईच इंटीजर अपीयर वंस और ट्वाइस। और हर एक इंटीजर या तो एक बार आ रहा है, जो आ रहे हैं बेसिकली, नहीं आ रहे उनके बारे में बात नहीं कर रहे, पर इनमें से एक ऑब्वियसली अगर कोई इंटीजर दो बार आ रहा होगा एन साइज की एरे, तो कोई ना कोई इंटीजर ऐसा भी रहेगा 1 से n के बीच में जो नहीं आ रहा होगा। पर जो इंटीजर आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो या तो वो एक बार आ रहा है या दो बार आ रहा है, मतलब दो से ज्यादा बार नहीं आ रहा कोई भी इंटीजर। आप ऐसे देख सकते हैं इसको, कोई भी इंटीजर दो से ज्यादा बार नहीं आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द इंटीजर दैट अपीयर्स ट्वाइस। आपको वो सारे इंटीजर रिटर्न करने हैं जो दो बार आ रहे हैं। रिटर्न all integers that appears twice। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आपको कोई भी एरे दी हुई है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली एरे ले लेते हैं 43278231। 43278231, ये आपको एरे दी हुई है। ठीक है, इसमें से वो इंटीजर्स आपको रिटर्न करने हैं जो दो बार आ रहे हैं, एग्जैक्टली टू टाइम्स आ रहे हैं। वैसे आप आंखों से देख के बताएं तो वो कौन कौन से इंटीजर दो बार आ रहे हैं, आप बोलेंगे कि एक तो देखिए 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 दो बार आ रहा है, और 2 यहाँ है, यहाँ है 2 भी दो बार आ रहा है, तो वो इंटीजर हो गए 3 2। ये एरे आपको रिटर्न कर देनी है 3 2 की। अब जरा इनकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या इनके इंडेक्स। ठीक है, अब इसकी सबसे सिंपल और ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी। सिंपल सी बात है, आपको वो एलिमेंट बताने हैं जो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम दो बार ही आ रहा है। दो बार आ गया तो रिपीट करिए, दो से ज्यादा बार तो आ ही नहीं रहा। तो बस आपको ये बताना है, अगर मान लीजिए 4 यहाँ पे है तो क्या 4 आगे कहीं पर है। अगर 4 आगे कहीं पर है तो मैं 4 डाल दूंगा अपने आंसर में। एक मान लीजिए मैं आंसर का वेक्टर बनाऊंगा उसमें 4 डाल दूंगा। तो ये क्या चेक करेंगे, ब्रूट फोर्स से। ब्रूट फोर्स से ये चेक करेंगे, आप 4 है तो 4 के बाद मतलब 4 से मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस इंडेक्स से लेके 1 से लेके यहाँ तक के सारे चेक कर लेंगे कि इनमें से कोई 4 है, तो इनमें से मुझे कोई इसके इक्वल मिल जाता है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और मैं इसे इसमें डाल दूंगा वेक्टर में। अब फिर मैं अगला किसको चेक करूंगा, अगला वन इंडेक्स वाले एलिमेंट को चेक करूंगा। वन इंडेक्स वाले एलिमेंट को किससे चेक करूंगा, आगे वाले सभी से। कहूंगा क्या, अच्छा भाई 3 रिपीट हो रहा है, तो बोलेंगे क्या ये 3 के इक्वल है, नहीं है। क्या ये 3 के इक्वल है, नहीं है। क्या ये 3 के इक्वल है, नहीं है। क्या ये 3 के इक्वल है। तो 3 इसमें डाल देंगे, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो बार मिल गया, मतलब आगे कभी नहीं मिलेगा ही नहीं अब। तो अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं 3 के लिए। अब आप चेक करेंगे किसके लिए, 2 के लिए। ठीक है, तो आप 2 के लिए चेक करेंगे, क्या ये 2 के इक्वल है, नहीं है। क्या ये 2 के इक्वल है, नहीं है। क्या ये 2 के इक्वल है, नहीं है। क्या ये 2 के इक्वल है, बिल्कुल है। तो 2 को डाल देंगे। फिर आप चेक करेंगे इसके लिए 7 के लिए। इस तरीके से आप सबके लिए चेक कर लेंगे और इस वेक्टर में डालते जाएंगे, और एट द एंड इस वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। और अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इस प्रोसेस में, तो आप पाएंगे इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर, क्योंकि आप हर एलिमेंट के लिए पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो बिग ऑफ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कितनी है, तो आपने कोई भी इसमें मतलब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, एक्सेप्ट दी आंसर एरे, ये तो आपको बनानी पड़ेगी अगर आंसर रिटर्न करना है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोले तो वो कितनी है, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अच्छा और क्या अप्रोच हो सकती है, देखिए इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे तो टीएल ही आ जाएगी, क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं वो है n 10 पावर 5 दिया हुआ है, तो n स्क्वायर में तो इसमें टीएल ही आ जाएगी।
अच्छा, और अप्रोचेस समझते हैं जरा, और क्या अप्रोच हो सकती है इसकी। इसे हटाते हैं पहले। एक सिंपल सी अप्रोच क्या हो सकती है, आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए आप क्या कीजिए, इस एरे को सॉर्ट कर लीजिए। अगर आप इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगी। आफ्टर सॉर्टिंग, एरे आफ्टर सॉर्टिंग, 1 2 2 3 3 4 7 8, ये एरे बन जाएगी। अब एक चीज बताइए, अगर आपको पता लगाना है कोई भी एलिमेंट दो बार आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सॉर्टेड एरे में इक्वल एलिमेंट तो बगल बगल में होते हैं ना। अगर बगल बगल में, तो बस आपको ये चेक करना है कि क्या इसके एडजेसेंट में इसकी इक्वल नंबर है, बस इतना। अगर है तो इसमें डाल देंगे। क्या इसके एडजेसेंट में इसकी इक्वल है, वो तो एक बार डाल ही दिया, एक ही बार आएगा। फिर आप देखें 3 के एडजेसेंट में भी 3 की इक्वल है, 3 भी डाल दिया। इस तरीके से आप डाल देंगे। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो कितनी होगी, तो आप पाएंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग में कितनी जाती है, एन लॉग एन। तो आपने सॉर्ट किया और फिर एरे को ट्रेवर्स किया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन लॉग एन। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो कुछ स्पेस नहीं लिया आपने, ऑक्सिलरी स्पेस, तो ऑर्डर ऑफ 1। तो ये उससे बेटर सॉल्यूशन है जो भी हमने देखा था। बट उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बोला है, उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला है कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम में रन करे ऐसी एल्गोरिथम लिख के दिखाइए, पर ये तो नहीं कर रही है। तो हम और कुछ सोचते हैं जरा, और अप्रोच सोचते हैं। आपकी तीसरी अप्रोच क्या हो सकती है, जब भी आपकी काउंटिंग की बात आती है तो आप हैजमैप का हमेशा यूज कर सकते हैं कि अच्छा काउंट करो इसकी अकरेंसेस। यहाँ पे भी एक तरह से अकरेंस ही तो काउंट करनी है, जिस भी एलिमेंट की अकरेंस 2 है वही मेरा रिपीट कर रहा है, वो मुझे इस वेक्टर में डाल के रिटर्न कर देने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अनऑर्डर्ड मैप बना सकता हूँ और हर एक की कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट शो कर सकता हूँ कि 4 का काउंट 1 है, अभी 3 का काउंट 1 है, 2 का काउंट अभी तक 1 है, 7 का काउंट, हर एक का काउंट शो कर लूंगा। तो हर एक में क्या होगा, यहाँ पे की वैल्यू का पेयर बन जाएगा, की के कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक वैल्यू, मतलब हर एक एरे के एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका काउंट होगा। फिर मैं उस मैप को ट्रेवर्स कर लूंगा, उस एस मैप को, उसको ट्रेवर्स करने के बाद देख लूंगा कि अच्छा भाई कोई भी किसी का भी काउंट 2 के इक्वल है। अगर काउंट क्या है, 2 के इक्वल है किसी का भी, तो उसको मेरे आंसर में डाल दो और फिर एट द एंड आंसर रिटर्न कर दो। पर इसमें समस्या क्या है, देखिए इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही है, क्योंकि अनऑर्डर्ड हैशमैप ले रहे हैं आप और सिर्फ एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन है। बट आप देखिए आपने अनऑर्डर्ड मैप बनाया तो उसमें आप कीज डाल रहे हैं, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट जा सकते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। जबकि आपसे प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रहनी चाहिए, और आपको सिर्फ कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना है। बट यू आर यूजिंग द स्पेस इन दिस केस, इन दिस अप्रोच। तो इसे हमें और ऑप्टिमाइज करना होगा और अच्छा सॉल्यूशन सोचना होगा। तो इसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जरा उसकी ओर चलते हैं। देखिए हमें टाइम कितना रखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रखनी है, मतलब इस एरे को एक तरह से सिर्फ ट्रेवर्स करना है। एक बार ट्रेवर्स कर लिए, दो बार ट्रेवर्स कर लिए, मतलब एक आध बार ट्रेवर्स ही करना है। तो हम एक बार ट्रेवर्स अगर मान लीजिए इस एरे को कर रहे हैं और हम कोई मतलब स्टोर भी नहीं कर रहे चीजों को, तो हम उसी में क्या पता लगा सकते हैं कि कोई चीज रिपीट कर रही है। जैसे मैं 4 हूँ, तो 4 पे मैं गया, तो देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, आगे 4 आएगा, तो अगर मैं आगे 4 पे जाऊंगा तो ये कैसे पता लगाऊंगा कि ये 4 पहले आ चुका है। कहीं ना कहीं मैंने इस 4 के लिए कोई निशानी छोड़ी होगी, तभी पता लगा पाऊंगा। समझिए, मुझे कहीं ना कोई कोई मार्किंग छोड़नी होगी ना कि अच्छा मैंने 4 ट्रेवर्स कर लिया है, तो इसके लिए कोई तो मार्क छोड़ना होगा जिससे मैं पता लगा पाऊंगा कि 4 ट्रेवर्स हो चुका है। ठीक है, देखिए ज्यादातर हम मार्किंग जब छोड़ते हैं, मार्किंग के बारे में बात करते हैं, तो हम एलिमेंट्स को नेगेटिव कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट्स अलाउड हैं, तो एलिमेंट को नेगेटिव करने से काम तो हो सकता है। पर अगर मैं इस एलिमेंट को नेगेटिव कर भी दूं, मान लीजिए इसको 4 को -4 कर दूं, मान लीजिए रिपीट कौन सा कर रहा था, 2 कर रहा था ना, तो इस 2 को मैंने -2 कर भी दिया। मैं जब इस 2 पे पहुंचा, 2 को -2 कर दिया। मैं अगर आगे 2 पे जाऊंगा भी, तो ये कैसे पता लगाऊंगा मैं कि मैं पीछे -2 करके आ रहा हूँ। समझ रहे हैं आप बात को, ये चीज मैं नहीं पता लगा सकता। तो कुछ मुझे यूनिकनेस चाहिए कि मैं चाहे इस 2 पे हूं तो मैं वहां पहुंच सकूं, या फिर इस 2 पे हूं तो भी मैं वहां पहुंच सकूं। मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए। तो एक चीज बताइए, ये नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, पर इंडेक्सेस तो यूनिक होते हैं ना। क्या इंडेक्स रिपीट करते हैं? नहीं, इंडेक्स तो यूनिक होंगे। इस एरे के जो इंडेक्स होंगे 0 1 2 3, ये यूनिक होंगे। तो मैं इस 2 से भी इसके इंडेक्स पे पहुंच सकता हूँ,
इस 2 से भी इसके इंडेक्स पे पहुंच सकता हूँ, मैं दोनों से एक ही जगह पहुंच पा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं मार्किंग कर सकता हूँ। मार्किंग मुझे किसके हिसाब से करनी चाहिए? मुझे मार्किंग करनी चाहिए इंडेक्सेस के हिसाब से, ना कि वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि वैल्यू से मैं पहुंच नहीं पा रहा, सेम वैल्यू से मैं कहीं एक जगह पे नहीं पहुंच पा रहा, मैं बता नहीं पा रहा इस 2 से इस 2 पे जब आ रहा हूँ कि अच्छा मेरा 2 रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं मार्किंग अगर इस माइनस इस पे करूं तो मैं इस 2 से इस 2 पे नहीं पहुंच पा रहा। तो मुझे कहीं मार्किंग ऐसी जगह करनी होगी जहां मैं इन दोनों से पहुंच सकूं, और इन दोनों से कहां पहुंच सकता हूँ? इनके इंडेक्स पे पहुंच सकता हूँ। तो मार्किंग करनी होगी मुझे इंडेक्सेस की। अब एक पॉइंट है, मान लीजिए अगर आपका 8 रिपीट कर रहा होता तो आप बोलते कि 8 के इंडेक्स पर मार्किंग करोगे आप, तो 8 तो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, डाउनग्रेड करेंगे हमेशा। 8 है तो 8 के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स किस पे मार्किंग करेंगे? 7 पे। 1 के कोरस्पॉन्डिंग 0 पे, तो अब हर एक की कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा। 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा? 0। मुझे हर एक की कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स चाहिए था ना। 8 साइज की एरे, 8 इंडेक्स पर जो एरे है वो 1 to n है, और इंडेक्सेस कहाँ है? 0 to n - 1। इसलिए पहले मैंने ये स्पेशली नोट किया था। तो इसलिए आप क्या करेंगे, वन वैल्यू को 0 इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग मार्क करेंगे, टू वैल्यू को, एरे की 2 वैल्यू को किसके कोरस्पॉन्डिंग? 1 इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग मार्क करेंगे, 3 को 2 के कोरस्पॉन्डिंग। इस तरीके से जैसे इस केस में देखें तो 8 को किसके कोरस्पॉन्डिंग मार्क करेंगे? 7 के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये आपकी प्रोसेस रहने वाली है। तो जरा एक बार करके देख लेते हैं इसी टेस्ट केस पे। इसको सही से नोट कर लेते हैं, 4327 8321। कॉपी हो सकती है क्या? पूरी बना लेते हैं। आपकी एरे क्या है? 4 3 2 7 8 3 2 1 8 3 2 1। इनके इंडेक्सेस लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, इंडेक्स इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। हमने एक चीज समझ ली, अगर हमें किसी भी एलिमेंट को रिपीट कर रहा है ये पता लगाना चाहते हैं, तो हमें उसके खिलाफ मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई मार्किंग तो करनी पड़ी, पहचान बनानी पड़ी कि मैं ये एलिमेंट ट्रेवर्स कर चुका हूँ, इसके लिए कोई तो पहचान बनानी पड़ी। हमने देखा कि हम पहचान के तौर पर ज्यादातर क्या यूज कर रहे हैं, करते हैं नेगेटिव चेक कर लेते हैं, कि मतलब नेगेटिव कर देते हैं, एलिमेंट को नेगेटिव कर देते हैं। इससे क्या होता है, अगली बार जाएंगे तो पता होगा कि अच्छा भाई ये नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब इस पर पहली बार पिछली बार आ चुका हूँ, क्योंकि सारे एलिमेंट तो पॉजिटिव होने थे। अगर मुझे अगर कोई चीज नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब ये मैं इस पर पहले आ चुका हूँ। तो ये आप करेंगे। तो आपकी बोला कि पहले तो नेगेटिव कर देंगे। फिर हमने बोला कि दिक्कत कहाँ आ रही थी कि हम वैल्यू को, अगर मान लो इस वैल्यू को नेगेटिव कर भी दूं, तो मैं इस जब 2 पे पहुंचूंगा तो कैसे पहचानूंगा कि मैं किसी 2 को नेगेटिव करके आ रहा हूँ? तो मुझे कोई यूनिक चीज चाहिए जो एक ही जगह पे कॉरेस्पॉन्डिंग करे, चाहे मैं इस 2 पे हूँ, इस 2 वैल्यू पे, या इस 2 वैल्यू पे, वो एक ही जगह पे कॉरेस्पॉन्ड करे। फिर हमने सोचा कि अच्छा फिर तो इंडेक्स पे कर सकते हैं, क्यों, इंडेक्स तो आपके यूनिक होते हैं। तो हमें इंडेक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग मार्किंग करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे जरा उसे समझ लेते हैं। तो हमने पहले एलिमेंट को ट्रेवर्स किया, पहले एलिमेंट की वैल्यू क्या? 4। मैंने कहा कि अच्छा मैंने 4 पे हूँ, इसका मतलब ये है कि अब मुझे आगे जाऊं तो उससे पहले मुझे 4 के कोरस्पॉन्डिंग कोई मार्किंग कर देनी है, जिससे मैं समझ पाऊँ 4 मैंने विजिट कर दिया है। तो मैंने कहा कि 4 के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स कौन सा होगा? मैंने अभी बोला था एक डाउनग्रेड कर दिया, 3 इंडेक्स होगा। तो मैं 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना उसे नेगेटिव कर दूंगा। समझिए, 4 के कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स कौन सा है? 3। तो 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है नेगेटिव है। अब मुझे उल्टा पढ़ूंगा मैं, अगर मुझे मान लीजिए 4 आगे कहीं आ रहा है मेरा, तो मैं दोबारा से किस पे जाऊंगा? 3 इंडेक्स पे जाऊंगा, और कहूंगा 3 इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसी है? वैल्यू नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव तभी हुई होगी जब मैं इस 3 इंडेक्स से पहले कभी आया हूंगा, और इस 3 इंडेक्स से पहले तभी आया हूंगा जब मुझे कहीं पहले 4 मिला होगा। तो इस तरीके से आप चलेंगे। समझ में आ गए? तो अब जरा करते हैं, 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू कैसी कर दी? 3 इंडेक्स पे गए, माइनस कर दी। अभी 1 इस वाले पे गए, पहले इंडेक्स वाली वैल्यू पे, तो 3 है। तो मुझे 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग कोई मार्किंग करनी होगी। तो मार्किंग के तौर पे मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा 3 से एक डाउनग्रेड करूंगा इस इंडेक्स को, 2 इंडेक्स पे जाऊंगा। 2 इंडेक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू उससे नेगेटिव पहले चेक करूंगा, क्या नेगेटिव है? नहीं है भाई, तो ये पहली बार आ रही है, तो इसे नेगेटिव कर दो। अब मैं किस पे गया? 2 इंडेक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? वो तो -2 हो चुकी है। अब क्या आप -2 की कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स थोड़ी ढूंढेंगे? आपको पता है कि एरे में ओरिजिनली तो पॉजिटिव वैल्यूज लाई कर रही थी ना, तो एक्चुअल में 2 वाले इंडेक्स पर 2 वैल्यू लाई कर रही थी, ना कि -2। ये आपने की है -2। तो अगर आप चेक करेंगे, ये नहीं चेक करेंगे कि -2 मेरा रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप क्या चेक करेंगे? 2 रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे हमेशा एब्सोल्यूट लेके चेक करेंगे। अगर किसी एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो हमेशा उसके लिए मार्किंग हमेशा क्या लेके करेंगे? एब्सोल्यूट लेके। क्यों, हो सकता है ये किसी और की वजह से मार्क हो गया हो।
तो अब मैं यहाँ पे -2 के लिए मार्किंग नहीं ढूंढूंगा, 2 के लिए ढूंढूंगा। तो 2 के लिए फिर क्या करूंगा, एक इंडेक्स डाउन करूंगा, कहूंगा 1 इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग मार्किंग कर दो। तो यहाँ पे -3 कर दिया। फिर मैं इस पे गया, इस पे मैं -7 के लिए नहीं ढूंढूंगा, मुझे पता है ये ओरिजिनली तो ये 7 था ना, तो मैं 7 को चेक कर रहा हूँ कि अच्छा भाई 7 मेरा रिपीट तो नहीं कर रहा। तो मैं कहूंगा 7 के लिए कौन सा इंडेक्स जाएंगे, 6 पे। 6 पे अभी तक तो वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब पहली बार आ रहा हूँ मैं 6 पे, इस इंडेक्स पे। तो इसको नेगेटिव कर दिया। फिर मैं इस इंडेक्स पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, इस वाले पे आया, तो मैं देखूंगा कि 8 पे आया। मैं 8 बोलूंगा, 8 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा इंडेक्स होता है, 7। तो मैं कहूंगा 7 कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो 1, ये पॉजिटिव है अभी तक, इसका मतलब इस पे मैं पहली बार आया हूँ। तो इसको क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। फिर मैं इस पे आया, फिफ्थ इंडेक्स पे आया, फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू क्या बैठी, 3। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 3 मेरा रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कैसे चेक करूंगा, मुझे 2 इंडेक्स पे जाना होगा। मैं चेक करूंगा 2 इंडेक्स पे वैल्यू कैसी है, ये तो नेगेटिव है। अगर 2 इंडेक्स पे वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव ये मैंने बनाई है, और नेगेटिव कैसे बनी होगी, मैं 2 इंडेक्स पे पहले कभी और भी आया हूँ, और 2 इंडेक्स पे आने का तरीका क्या है, हमेशा 3 वैल्यू से आया हूँ, 3 वैल्यू मुझे मिली होगी एरे में। इसका मतलब ये है कि ये 3 द्वारा आ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस जगह मैं क्या करूंगा, अपने जो आंसर है उसमें 3 को डाल दूंगा। ओके, ठीक है। सेम आप इसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये क्या है, -2 है। -2 नहीं, आपको चेक करना है 2 के लिए कि 2 कहीं द्वारा रिपीट तो नहीं हो रहा, क्योंकि माइनस तो मैंने कर दिया हो, किसी और की वजह से यहाँ पे आया होगा। तो 2 के लिए आप किस पे जाएंगे, 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स आपने देखा वैल्यू नेगेटिव हो रखी है, इसका मतलब ये है कि मैं इस पर द्वारा आया हूँ 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पर द्वारा आया हूँ, इसका मतलब ये है कि 2 मुझे द्वारा मिल रहा है। तो मैं 2 को भी आंसर में डाल दूंगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर फ्रेम करना है। अब इसकी कोड की ओर चलते हैं। तो कोड में क्या, सबसे पहले तो एक आंसर के लिए, आंसर स्टोर करने के लिए वेक्टर बना लेंगे। वेक्टर इंट, सॉरी, वेक्टर इंट आंस। इस एरे का साइज निकाल लेते हैं ट्रेवर्स करने के लिए, इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज। इस एरे को ट्रेवर्स करते जाएंगे, और इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। इसके बाद क्या करेंगे, आप वो इंडेक्स बदल, आप अभी मान लीजिए एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो आप अभी 0 इंडेक्स पे वैल्यू को ट्रेवर्स कर रहे हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठी है उस पर मैं गया हूं कि नहीं गया। अगर नहीं गया तो उसे मार्क करके आऊंगा कि अच्छा भाई ये मैं एक बार तो हो गया इस पे। तो इसके लिए आपको इंडेक्स पता लगाना होगा कि कौन सी इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको मार्किंग करनी है, इंट इंडेक्स। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका नमसाई में से 1 घटा दीजिए। बट ये अभी अधूरा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हो सकता है कि आगे जब चलेंगे हम, तो ये वैल्यू नेगेटिव मार्क होगी होंगी। पर आपको तो फिर -7 के लिए थोड़ी चेक करना है, आपको तो 7 के लिए चेक करना है। तो इसलिए यहाँ पे नमसाई की जगह एब्सोल्यूट ऑफ नमसाई यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल में तो वैल्यू पॉजिटिव थी, जिसके लिए हम चेक कर रहे थे कि रिपीट हुआ है या नहीं। तो ये कर दिया एब्सोल्यूट ऑफ नमसाई -1। इस इंडेक्स पर हम जाके क्या करना चाह रहे हैं, मार्किंग करना चाह रहे हैं। अगर मार्क्ड नहीं है तो पहले चेक करें क्या मार्क्ड है। मार्क्ड, नेगेटिव मार्क्ड मतलब वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए इस इंडेक्स पे। तो अगर नम्स ऑफ इंडेक्स मेरा लेस देन 0 हो रखा है, इसका मतलब है कि मैं इस पर द्वारा आ रहा हूँ, इस इंडेक्स पे। ओके, इस पे द्वारा ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पे मैं द्वारा ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर में स्टोर कर देना चाहिए। और मुझे आंसर में क्या स्टोर करना चाहिए, सोचिए, 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैं द्वारा ट्रेवर्स कर रहा हूँ, पर 2 इंडेक्स पे आया मैं किसकी वजह से था, 3 वैल्यू की वजह से। तो इंडेक्स +1 करना चाहिए मुझे, इंडेक्स +1 आंसर में स्टोर करना चाहिए। क्योंकि 3 वैल्यू के लिए अगर मान लीजिए मैं 2 इंडेक्स पे द्वारा आ रहा हूँ, तो मैं चेक किसके लिए कर रहा था, 3 वैल्यू के लिए कि 3 रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये कर देंगे आप। अगर इस पर आप पहली बार आ रहे हैं, एल्स अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि पहली बार आए नम्स ऑफ इंडेक्स पर, तो आप इसे क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो नम्स ऑफ इंडेक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ नम्स ऑफ इंडेक्स, आप इसे क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। और यहाँ आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर। जब आप सारे एलिमेंट ट्रेवर्स कर चुके होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि आपके आंसर में बेसिकली कौन कौन सी वैल्यू आनी है। रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके कोड की लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।